प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीके एजुकेशन पर। तो आज मैं आपके सामने पर्यावरण अध्ययन के 30 बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वनस्पति। और आपको अंत में ये भी बताना है कि आपके इनमें से कितने क्या सही बैठ रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा कि इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है जो किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉन्सले या टेंसले हो जाएगा। इसके साथ एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जो जैव विविधता शब्द है जो किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा WG रोजेन ने दिया था जैव विविधता शब्द। और इसके साथ एक और प्रश्न पूछा जाता है इस पर्यावरण अध्ययन से, तो वो है कि जो खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा प्रवाह है वो नियम किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स अल्टोन ने ऊर्जा प्रवाह का नियम है वो दिया था। इसमें जो 10% ऊर्जा है जो संचित रहती है और 90% ऊर्जा है वो खर्च होती है इस खाद्य श्रृंखला के प्रवाह में। कभी कभी सत्य असत्य करवा के ये भी पूछ लिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा वो है कि ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल है जो क्या है? ये प्रश्न पिछली रीड में पूछ लिया गया इसलिए आपके सामने मैं लेकर आ गया हूँ। अच्छा प्रश्न है। यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण समाधान है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है उसका भौतिक घटक है जो क्या होगा? तो भौतिक घटक हो जाएगा प्रवाहित जल। और जो जैविक घटक है जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का वो क्या है? वो है वनस्पति। तो दोनों प्रश्नों में आपको ध्यान रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो जैविक घटक है वो तो है वनस्पति और जो भौतिक घटक है वो है प्रवाहित जल। अगला प्रश्न है हमारा कि जीवों एवं पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जो वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो कवक को अपघटनकर्ता के जो समूह है उसमें कवक को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायता हेतु किसे बनाया गया है? तो आपको ध्यान रखना है जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है वो बनाया गया है। और आपको पता होगा कि इससे निपटने के लिए एक हमारे 1997 में जापान के अंतर्गत एक जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था वो भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव पड़ता है, यानी कि वनों को नष्ट करने पर किस पर सर्वाधिक ज़्यादा कुप्रभाव पड़ता है? तो मृदा अपरदन है वो होती है, क्योंकि वन यदि नष्ट हो जाएंगे तो मृदा है जो अनउर्वर होने लग जाएगी और उससे मृदा पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा जिससे खेती भी नहीं होगी। और अगला प्रश्न है हमारा कि पहाड़ों पर काफ़ी नमी और जल होता है फिर भी यहाँ मरूदबिद क्यों होते हैं? यानी पहाड़ों पर तो नमी भी ज़्यादा होती है और जल भी ज़्यादा होता है फिर भी यहाँ मरूदबिद होता है, क्योंकि सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि जहाँ नमी और जल होता है वहाँ मरूदबिद नहीं होता है, परंतु पहाड़ों पर तो नमी होती है, आपने देखा होगा, तो वहाँ पर मरूदबिद क्यों होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ढलानों के कारण है जो पानी है जो बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता। यानी जहाँ वहाँ जो भी पौधे हैं वो ज़्यादातर वो पानी है वो उपयोग में नहीं लेते, वो तो ढल जाता है, इसलिए वहाँ मरूदबिद होता है। आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है, कई बार पूछा हुआ है ये प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, इनमें से कौन सा जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है उसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झील। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेत। ये दोनों जुड़े प्रश्न है, ध्यान रखना है। यहाँ पर प्राकृतिक पारिस्थितिकी पूछा है, यहाँ पर कृत्रिम पारिस्थितिकी पूछा है। तो कृत्रिम पारिस्थितिकी मतलब खेत और प्राकृतिक पारिस्थितिकी मतलब झील, आपको ऐसे ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि
जो लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है। और एक अगला प्रश्न है, देखो स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है। ये 4 प्रश्न एक साथ ध्यान रखना है। लवणीय जल का तो हो जाएगा प्रवाल भित्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो स्वच्छ जल पारिस्थितिकी है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तालाब। ध्यान रखना, चारों ही प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं कई बार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक एवं अजैविक घटकों को कौन जोड़ता है। यानी जो पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक घटक है उनको कौन जोड़ने का कार्य करता है। तो ध्यान रखना, अकार्बनिक पदार्थ करता है। आप कहीं उपभोक्ता तो नहीं करके आ जाओ। उपभोक्ता केवल और केवल खाद्य श्रृंखला के जो पिरामिड है उनको मुख्य रूप से बनाए रखने के लिए जरूरी है ऊर्जा प्रवाह को, बल्कि जो पारिस्थितिकी तंत्र के जो जैविक एवं अजैविक घटक होता है उनको तो केवल अकार्बनिक पदार्थ ही जोड़ने का काम करेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है। तो इसको आपको पता है कि वन रोपण है जो इसके द्वारा बचाया जा सकता है इसको, मृदा अपरदन को। क्योंकि यदि वनों की कटाई होगी तो है जो मृदा अपरदन ज़्यादा होगा, यदि वनों को लगाया जाएगा तो मृदा अपरदन है जो कम होगा। अगला प्रश्न है हमारा वो है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जलवायु संबंधी जो कारक है, यानी जिस क्षेत्र की जो जलवायु है उससे संबंधित जो कारक है, यानी कि जल हो गया, मिट्टी हो गया, जो भी प्रकाश हो गया, वो एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादों एवं उपभोक्ताओं की संख्या है उसको नियंत्रित करता है। यानी कि आपको पता होगा कि इसमें जो ऊर्जा एवं उपभोक्ता है उसकी संख्या है जो खाद्य श्रृंखला के प्रवाह में इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो जलवायु संबंधी कारक हैं वो ही इसको मेन रूप से भूमिका निभाएंगे, बाकी ये नहीं करेंगे। क्योंकि जलवायु संबंधी कारक में खूब सारे क्षेत्र आ जाते हैं, काफ़ी हद तक मृदा से संबंधित भी आ जाता है, जल से, प्रकाश से, तो वही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोषण संबंध, वही जो उनका पारस्परिक संबंध है पारिस्थितिकी तंत्र में पादपों प्राणियों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोषण संबंध। ये कम से कम 4 से 5 बार एग्जामों में पूछ लिया गया है, तो आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जो प्रकाशिकीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है। यानी जो प्रकाशिकीय ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलेगा। तो हरे है जो पादप है जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा कि पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं। यानी जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके स्वपोषी घटक हैं जो पादप होते हैं। आपको पता होगा कि वो स्वयं अपना पोषण भोजन बना लेते हैं, तो वो पादप होगा। आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। तो अगले प्रश्न है हमारा कि हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं। यानी जो हरे पौधे हैं उसको पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं। यानी आप पारिस्थितिकी जो भाषा है उसमें हरे पौधों को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक कहते हैं। ध्यान रखना, उपभोक्ता नहीं कहते, उपभोक्ता में सब कुछ शामिल हो जाता है। यहाँ हरे पौधे हैं तो उत्पादक होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध जो कीटनाशक है जो कौन सा है, जो विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DDT। 21वें का राइट आंसर हो जाएगा ए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जो मरुस्थली भवन है किससे होता है। मरुस्थली भवन है जो किससे होता है, इनमें से किससे है जो मरुस्थलीय भवन होता है। तो ध्यान रखना, बहुत उच्च तापमान और कम वर्षा के कारण है जो मरुस्थलीय भवन होता है। यानी कि जहाँ तापमान है जो क्या होगा, हाई लेवल का होगा, और जहाँ वर्षा है जो कम लेवल की होगी वहाँ क्या हो जाएगा, मरुस्थलीय भवन हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं। यानी जो शाकाहारी प्राणी हैं उन्हें है किस वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है इनमें से। तो ध्यान रखना, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत शामिल किया जाता है जो शाकाहारी होते हैं। जैसे इसमें आपको कभी कभी एग्जाम्पल दे के भी पूछ लिया जाता है, तो इसमें ध्यान रखना, गाय है,
भैंस है, जो भेड़ है, बकरी है, जो केवल और केवल अपने भोजन है जो खुद करते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं करते हैं, और जो पेड़ पौधों से भी कभी कभी भोजन है जो बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कुत्ता है जो किस वर्ग में आता है? तो आपको बता दूं मैं, कुत्ता है जो द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा, क्योंकि जो द्वितीयक उपभोक्ता के होते हैं वे जीव होते हैं जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं तथा खुद किसी अन्य का भोजन बनते हैं। खुद है जो दूसरों का भोजन बनते हैं, परंतु खुद जो भोजन करते हैं वो खुद नहीं करके अन्य पे निर्भर रहते हैं। तो इसमें जो मांसाहारी हो जाएंगे वो सभी के सभी इसमें आ जाएंगे। तो कुत्ते के साथ एक दो एग्जाम्पल और ध्यान रखने हैं आपको। एक बिल्ली भी हो जाएगा और एक सर्प है जो भी इसमें हो जाएगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और एक बार तो पूछ लिया था कि चूहा है जो किस में होगा, प्राथमिक उपभोक्ता में होगा या द्वितीय उपभोक्ता में होगा? तो ध्यान रखना है, चूहा है जो दोनों में ही शामिल है, प्राथमिक में भी है और द्वितीय में भी है। तो कभी भी आपको दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देखने को मिलेंगे। ये प्राथमिक मिले तो प्राथमिक करके आना है, द्वितीय मिले तो द्वितीय करके आना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि सर्वाहारी जंतु है जो किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो आपको पता होगा सर्वाहारी भी द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत ही आते हैं, मतलब जो मांस भी खाते हैं और थोड़ा थोड़ा मतलब भोजन है जो भी करते हैं मांस के अलावा, उसे क्या कहते हैं? द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। और जो सर्वाहारी और एक इसके साथ ध्यान रखना जो मांसाहारी है जो केवल मांस ही मांस खाते हैं। तो ध्यान रखना, आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ लिया जाता है। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा वो यह है कि तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? यानी कि तृतीयक उपभोक्ता आपको पता होगा वे जीव हैं जो अपना भोजन प्राथमिक व द्वितीयक दोनों से प्राप्त करते हैं, परंतु खुद अन्य का भोजन है जो नहीं बनते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता में तो आपने देखा कि खुद है जो द्वितीय का दूसरों का भोजन है जो बन जाते हैं, परंतु जो तृतीयक उपभोक्ता है जो वे जीव है जो अपना प्राथमिक और द्वितीयक से खुद तो अपना भोजन बनाएंगे परंतु अन्य का भोजन नहीं बनेगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है बाज है। इसके साथ ही ध्यान रखना शेर भी इसमें आएगा, चीता भी इसमें आएगा, मोर, मनुष्य, और कभी कभी ध्यान रखना बड़ी मछली का भी ऑप्शन दिया जाता है। तो बड़ी मछली है जो इसी के अंतर्गत आएगी, तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत। अगला प्रश्न है हमारा, ये देखो शेर किस वर्ग में सम्मिलित है? तो शेर मैंने आपको बता ही दिया कि किस वर्ग में सम्मिलित है, तो तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत हो जाएगा इसका राइट आंसर। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि अपघटक है ना, अपघटक, उसके भी आपको उदाहरण दे दिया जाता है। तो अपघटक ये सभी प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक है जो क्या है? उपभोक्ता है, उपभोक्ता है। तो ध्यान रखना है आपको, उपभोक्ता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा वो है कि गिद्ध है जो किस समूह के अंतर्गत आएगा? गिद्ध, तो गिद्ध भी आपको बता दूं मैं तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत ही आएगा। आजकल इस तरह से जो उपभोक्ता के प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र है उनसे उदाहरणों से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखने अच्छे प्रश्न है। और प्रकृति का सफाई कर्मी है जो किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिद्ध। गिद्ध के बारे में दोनों प्रश्न ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि गिद्ध एक तो तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा और एक है जो इसे प्रकृति का सफाई कर्मी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जो समार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित है? तो इसका ध्यान रखना दीमक है जो समार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। तो ध्यान रखना, तो समार्जक की श्रेणी में आएगा। तो आपको मैं बता दूं जो जैविक घटक होते हैं वो क्या होते हैं? जो जीवित होते हैं उन्हें ही जैविक घटक कहते हैं। और जो उत्पादक होते हैं और कभी कभी उत्पादक की जो स्टेटमेंट है, परिभाषा है, वो भी दे दी जाती है। तो ध्यान रखना जो उत्पादक है वो कहने कहा जाएगा वे जीव जो अपना भोजन सूर्य प्रकाश एवं हरित लवक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। यानी सभी हरे पादप पादप हो जाएंगे। और शैवाल भी उत्पादक की ही श्रेणी में आएगा, शैवाल। तो ध्यान रखना अच्छे प्रश्न है। और कभी कभी दो स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं आपको कि जैविक अजैविक घटक से भी पूछ लिए जाते हैं प्रश्न। तो जैविक में तो जो जीव होते हैं आपको पता ही है, और जो अजैविक है उसमें उसके उदाहरणों से अक्सर ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना एक तो हो जाएगा तापमान और एक हो जाएगा प्रकाश
प्रकाश, एक हो जाएगा जल और एक हो जाएगा मिट्टी। ये सभी किसकी श्रेणी में आएंगे? अजैविक घटक की श्रेणी में आएंगे। तो आज मैं आपके सामने इतने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया था। तो आपको बताना है कि इनमें से आपके कितने क्या सही हो रहे हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।